आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। आपको दिखाएंगे बिहार में एनआईए की छापेमारी की खबर, लेकिन उससे पहले एक खबर भोजपुर से, जहां से 2000 कारतूस के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को खबर मिली थी कि हथियार और कारतूस का एक कंसाइनमेंट जिले में आने वाला, और इसके बाद छापेमारी की गई। 3 हथियार तस्करों को पकड़ा गया। कारतूस गंगा के रास्ते उत्तर प्रदेश से बिहार लाए गए थे। इसकी सप्लाई बालू माफियाओं को की जानी थी, और आप अंदाजा लगाइए कि बालू तस्करी के लिए कैसी खूनी जंग होने वाली थी। हालांकि समय रहते पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और 2000 कारतूस बरामद कर लिए हैं। तो टोटल 315 बोर के 2000 राउंड है और 12 बोर के 8 राउंड की बरामदगी। इसके साथ एक अल्टो कार मिली है। 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी उससे सुनिश्चित की गई है। उन सभी के कनेक्शंस की जांच की जा रही है। हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, ये बड़ा खुलासा, और प्लानिंग तो कुछ और थी, लेकिन उस प्लानिंग को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। सवाल यह है कि 315 बोर की अगर गोलियां आ रही हैं, कारतूस आ रहे हैं, तो पहले से असलहे तैयार थे, और इसके बारे में पुलिस अभी खंगालेगी, पता लगाएगी। और क्या प्लानिंग है पुलिस की? पुलिस जो है इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी के बाद अन्य लोगों की तलाश में है, जो इनसे जुड़े हुए थे। खासकर जो अवैध बालू माफिया है उनकी तलाश में है। राजेश यादव नाम के बालू माफिया सामने आ रहा है, जिसको जो ये सप्लाई करने वाले थे कंसाइनमेंट को, और इस कंसाइनमेंट के जरिए गोलियों के जरिए खूनी जंग होने वाली थी। क्योंकि अभी सीजन चल रहा है, अवैध बालू का ही खनन हो रहा है, क्योंकि सरकारी बालू खनन पे रोक है। इस वजह से इसकी तैयारी की जा रही थी, ताकि अवैध बालू खनन में अगर कोई रोड़ा बने तो उनको रास्ते से हटाया जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए हिमांशु। बिहार में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। आतंक के टेरर मॉड्यूल पर करारा प्रहार। बिहार के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापे। फुलवारी शरीफ में अतहर के घर छापा। दरभंगा में नूरुद्दीन जंगी के घर की तलाशी। सिंगवाड़ा में एनआईए के राडार पर सनाउल्लाह। शंकरपुर में मुस्तकीम के घर तलाशी। नालंदा में मोहम्मद असगर के घर पहुंची एनआईए। मोतिहारी में एनआईए के राडार पर ट्रेनर रियाज मारूफ। फुलवारी शरीफ टेरर प्लान को पूरी तरह से डिकोड करने के लिए एनआईए अब एक्शन में है। आज पटना समेत कई जिलों में एनआईए ने फरार संदिग्धों के ठिकानों पर दबिश दी। एनआईए ने कहां-कहां छापेमारी की, एनआईए के हाथ कौन-कौन से सुराग लगे, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल का केस टेक ओवर करते ही एनआईए पूरे एक्शन में है। गुरुवार को एनआईए की टीम ने एक साथ बिहार के कई जिलों में छापेमारी की। पटना से लेकर दरभंगा, मोतिहारी, मधुबनी, नालंदा तक आतंकी कनेक्शन के तार खंगाले गए। दरभंगा में एनआईए ने 3 जगहों पर दबिश दी। पहली टीम ने दरभंगा की उर्दू बाजार में नूरुद्दीन जंगी के घर पर छापेमारी की। दूसरी टीम सिंगवाड़ा के शंकरपुर के सनाउल्लाह उर्फ आकिब के घर पहुंची, और तीसरी टीम ने मुस्तकीम के घर छापेमारी की। दरभंगा के साथ साथ एनआईए की टीम ने मिथिलांचल के मधुबनी में भी धावा बोला, जहां से तौसीफ के लिए इलाके की तलाशी हुई। मोतिहारी के चकिया में भी एनआईए पहुंची। यहां टीम ने रियाज मारूफ उर्फ बबलू के घर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि रियाज मारूफ पीएफआई का मास्टर ट्रेनर है। एनआईए की टीम ने पटना के फुलवारी शरीफ में भी
सिमी का सदस्य रह चुका अतहर परवेज के घर भी छापेमारी की। पीएफआई के कार्यालय जो अहमद पैलेस में है वहां और इसके अलावा अतहर परवेज के आवास पर छापेमारी की गई है। एनआईए की 4 सदस्यीय टीम ने अतहर परवेज के आवास पर छापेमारी की और इस दौरान उनके परिजनों से कई घंटों तक लगातार पूछताछ की। एनआईए की टीम कई ऐसे इशूज हैं जिसको खंगालना चाहती है और यही कारण है कि पटना में अतहर परवेज के आवास से एनआईए की टीम अपने साथ कई सबूत लेकर गई है। इसके अलावा सूत्र बताते हैं कि अतहर परवेज के जो परिजन हैं उनसे एनआईए की टीम ने कई इशूज पर लंबी पूछताछ की है। अतहर परवेज पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। एनआईए की नजर खास तौर पर दरभंगा पर है। दरभंगा के 3 अलग अलग जगहों पर एनआईए ने सुबह सवेरे दबिश दी, जिसमें एक नूरुद्दीन जंगी का नाम भी शामिल है। नूरुद्दीन जंगी के घर एनआईए ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। टीम ने नूरुद्दीन जंगी के घर सभी कमरों की तलाशी ली और घर के बाहर और छत से मोबाइल से फोटोग्राफी भी की। मां से लगातार 3 घंटे तक पूछताछ किया गया। इसके क्रम में उनके घर के अगल बगल का फोटोग्राफी भी किया गया। साथ ही कुछ कागजात जो दिखे एनआईए के साथ, जो कागजात भरा बैग था वो भी एनआईए अपने साथ ले गई है। तो ऐसे में एनआईए की टीम की छापेमारी यहाँ पे समाप्त हो गई है। वहीं सिंहवाड़ा जो प्रखंड में 2 आरोपी के घर छापेमारी की जा रही थी, उनके घर भी जो है छापेमारी समाप्त कर ली गई है। दरअसल 11 जुलाई को फुलवारी शरीफ में छापेमारी के बाद ये खुलासा हुआ था कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मंशा से बड़ी साजिश रची जा रही थी। इस मामले में कुल 26 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें 4 संदिग्ध अभी तक गिरफ्त में आ चुके हैं। अभी भी 22 संदिग्ध पकड़ से बाहर हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका पता लगाने में एनआईए तक जुटी है। लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार में विपक्ष को देश की सुरक्षा से ज्यादा सियासत की चिंता है। शायद इसलिए भाकपा माले ने के 2 विधायक उस संदिग्ध के घर पहुंच गए जो इस वक्त भारत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में जेल में है। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। विदेशों तक साजिश के तार जुड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लिए देश की सुरक्षा से बड़ी सियासत है। ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। दरभंगा में ये संदिग्ध आतंकी नूरुद्दीन जंगी का घर है, जिसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। नूरुद्दीन जंगी के घर फुलवारी शरीफ के सीपीआईएमएल विधायक गोपाल रविदास और सिकटा के विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता पहुंचे हैं। मकसद है सियासत के लिए संदिग्धों से सहानुभूति। लिहाजा नूरुद्दीन जंगी के परिजनों से मुलाकात के बाद दोनों विधायकों की जुबान पर ऐसे सवाल थे जो सुरक्षा के मसले पर कतई नहीं होना चाहिए था। 4 लोग पीएफआई, 5 लोगों के बारे में हम ठोस सबूत मांग रहे हैं कि आपके पास जो साक्ष्य है उपलब्ध कराइए। मैं मांग रहा हूं कि वहाँ के मैं स्थानीय विधायक फुलवारी शरीफ का हूं। हमारे क्षेत्र के नागरिकों को, हमारे क्षेत्र के दायरे में लोगों को आपने आतंकवाद से जोड़ करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको साक्ष्य उपलब्ध कराइए। अभी तक एक अदना सा भी सबूत स्पष्ट रूप से पेश नहीं किए। इससे मतलब स्पष्ट है कि उनके पास कोई सबूत। ये पूरे तौर पे भाजपा की 2024 की तैयारी के तहत ये राजनीतिक योजना है, साजिश है, षड्यंत्र है और इस लिहाज से ये कहीं मुस्लिम महल्लों को बदनाम कर रहे हैं, कहीं मुस्लिम युवाओं को टारगेट बना रहे हैं ताकि वो अपने एजेंडा को सेट कर सकें। और इसी के अलावा ये इसमें कुछ नहीं है और ये बिल्कुल ही हम समझते हैं कि संदिग्ध जो मामला जो बार बार पुलिस कह रही है तो पुलिस के पास उसके लिए भी सबूत नहीं। सीपीआईएमएल के दोनों विधायक वोट बैंक की खातिर निंदा और सहानुभूति बांटने में ये भूल गए कि भारत माता के लिए जान कुर्बान करने वाले सपूतों के घर नहीं बल्कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले संदिग्धों की दहलीज पर पहुंचे थे। लेकिन विरोध के लिए विरोध करने की आदत के आगे कुछ सूझा नहीं। इससे पहले 23 जुलाई को पीएफआई के लिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की मोहब्बत भी झलकी थी। ये तो बताना चाहिए कौन सा वह क्रिया, कौन सा वह काम जिसके द्वारा ये साबित होता है कि टेलीफोन पर बात की गई जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। और जब जब भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक लोग पकड़े गए पाकिस्तान के एजेंट में, वो सभी आरएसएस और हिंदू लोग थे। ये जो कर रहे हैं
हम सब इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ऐसे बयान देश का माहौल खराब करने वाले हैं। बीजेपी भी ऐसा ही आरोप लगा रही है। सीपीआई एमएलए के विधायक जा रहे हैं, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो ट्रेडर फंडिंग के मामले में फंसा हुआ है, आरोपी है, उसको जाकर सहानुभूति दे रहे हैं आप। इसका मतलब आपकी राजनीति की दिशा क्या है? आप बिहार में किस प्रकार का माहौल खड़ा करना चाहते हैं? मुझे लगता है निश्चित रूप से ऐसे लोग के मानसिकता वाले लोग ही समाज में विद्वेष पैदा करते हैं। दरअसल 11 जुलाई को फुलवारी शरीफ में छापेमारी के बाद ये खुलासा हुआ कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मंशा से बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसके लिए बाकायदा युवाओं का हथियार बंद दस्ता भी तैयार किया जा रहा था और टारगेट था अगले 25 सालों में भारत का इस्लामीकरण। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इधर पटना में बीजेपी के संयुक्त प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। 30-31 जुलाई को पटना में बीजेपी के संयुक्त प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और जानते हैं क्या है ये कार्यक्रम और इसकी रूपरेखा। पहली बार बीजेपी की सभी प्रकोष्ठों की बैठक एक साथ होने जा रही है और इसकी मेजबानी का मौका मिला है बिहार की राजधानी पटना को। 30 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जबकि समापन 31 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के साथ होगा। देखिए, ज्ञान भवन के अंदर ये कार्यक्रम होगा। ज्ञान भवन के अंदर 30 और 31 तारीख को मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी। उसका उद्घाटन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और समारोह सत्र में अपने गृह मंत्री जी रहने वाले हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी रहने वाले हैं। हालांकि कार्यकारिणी की बैठक 30 जुलाई को शुरू होगी, लेकिन तमाम मोर्चों के पदाधिकारी 28 को ही बिहार पहुंच जाएंगे। इन नेताओं को 200 विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जाएगा, जहां वो रात्रि विश्राम तो करेंगे ही, 11 तरह के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और दलित बस्ती में भी भोजन करेंगे। तो अलग अलग विधानसभा के दृष्टि से स्वागत का भी एक अलग प्रकार का अरेंजमेंट सब प्रकार से है। अब जरा 30 और 31 जुलाई के कार्यक्रम को जान लीजिए। 30 जुलाई को जेपी नड्डा पटना पहुंचेंगे। पटना में रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। 3 बजे कार्य समिति की बैठक में जाएंगे जेपी नड्डा। विज्ञान भवन में कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में मोर्चा के प्रतिनिधि, महामंत्री और संगठन प्रभारी भी हिस्सा लेंगे। 31 जुलाई को 9 बजे सुबह से शाम 5:30 तक बैठक चलेगी, जिसका समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। यहाँ सब लोगों से मिलेंगे एक एक करके, यानी जितने भी मंत्री हैं, जितने भी पार्टी के लोग हैं, इम्पोर्टेंट लोग, सब लोग से मिलेंगे। उसके बाद यहाँ से जाएंगे। ये बहुत ही हम लोग गर्व की बात है। इतनी बड़ी बैठक, इतना महत्वपूर्ण काम बिहार को दिया गया है। कार्यक्रम के लिए बापू सभागार और ज्ञान भवन तो तैयार हो ही रहा है। बीजेपी दफ्तर में भी व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है, क्योंकि बीजेपी के 2 बड़े नेता जेपी नड्डा और अमित शाह करीब 4 से 5 घंटे तक यहाँ रुकेंगे और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। ये गृह मंत्री जी का यहाँ पर जो हम लोग अभिनंदन करेंगे, वो एक अवसर जो है वो अद्भुत रहेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी यहाँ पर कार्यक्रम है और जब उनका हम लोग अभिनंदन करेंगे तो हमारे रोम रोम पुलकित हो चुके होंगे। जाहिर सी बात है, बिहार में हो रहे इतने बड़े कार्यक्रम को 2024 के लिए बीजेपी की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो बिहार में पहली बार बीजेपी के सभी मोर्चे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और इसे लेकर बीजेपी के नेता युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटे हैं। पटना के ज्ञान भवन में तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पहुंचे। 30 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन करेंगे। वहीं अगले दिन 31 जुलाई को अमित शाह समापन समारोह में शामिल होंगे। हमारे बीच बिहार भाजपा के प्रदेश पटना के कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है। मुझे जिस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, यह एक अपने आप में अभूतपूर्व रोड शो होने जा रहा है। इसके पश्चात 4 बजे शाम को इसी ज्ञान भवन के प्रांगण में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे
और उसके पश्चात राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों का दौर चलने वाला है। पटना के राजीव नगर में अवैध कब्जे को लेकर बड़ा अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। यहां जिन माफियाओं ने गलत तरीके से आवास बोर्ड की जमीन बेचकर अवैध कब्जा कराया, वो अब नहीं बचेंगे। अब राजीव नगर में अवैध कब्जे और फर्जी तरीके से आवास बोर्ड की जमीन की बिक्री की जांच आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू करेगी। डीएम चंद्रशेखर सिंह की पहल पर ईओयू ने एसपी सुशील कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की है, जो अब ऐसे मामलों की जांच करेगी। टीम में एक एएसपी, 2 डीएसपी, इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। यह टीम खास तौर पर भू माफियाओं की संपत्ति की जांच करेगी, जिन्होंने गलत तरीके से जमीन की खरीद बिक्री कर अवैध संपत्ति अर्जित की है। बाढ़ के दियारा इलाके में देसी शराब की भट्टियां ध्वस्त की गईं। यहां भारी मात्रा में शराब नष्ट किया गया, जावा महुआ को नष्ट किया गया। हालांकि छापेमारी से पहले धंधेबाज फरार हो गए। जलती हुई शराब की भट्टियों की ये तस्वीरें बाढ़ की हैं, जहां जहरीली शराब के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। उत्पाद विभाग की टीम ने 4 देसी शराब भट्टियों पर प्रहार किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जलती हुई भट्टी में जहरीली शराब तैयार हो रही थी। शराब ऐसी जगह तैयार की जा रही थी कि प्रशासन को भनक नहीं लगे, लेकिन ये जहरीली शराब लोगों तक पहुंचे इससे पहले ही देसी शराब के अड्डों को बर्बाद कर दिया गया। दरअसल बख्तियारपुर के सतभैया द्वारा और रामनगर द्वारा में देसी शराब बनाए जाने की सूचना थी। छापेमारी के दौरान टीम ने 4 देसी शराब भट्टियों को नष्ट किया। साथ ही 14,500 किलो जावा महुआ, 70 लीटर चुलाई शराब और कच्चे देसी शराब को बहाया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने यहां 70 ड्रम भी बरामद किए हैं। जहरीली शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग का अभियान जारी है। दियारा इलाके में लगातार बोट से छापेमारी चल रही है। गरीब परिवार के वैसे बच्चों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है जिनके दिल में जन्म से ही छेद है। अब तक ऐसे बच्चों का इलाज अहमदाबाद में हो रहा था, लेकिन बिहार सरकार ने पटना के आईजीआईसी में इसकी व्यवस्था कराई है। पहले फेज में 15 बच्चों का इलाज किया जा रहा है और ये सभी बच्चे गरीब परिवारों के हैं। जन्मजात दिल में छेद वाले बच्चों को अब अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बिहार में ही अब आईजीआईसी में उन बच्चों का इलाज शुरू हो गया है। यानी आईजीआईसी में उन बच्चों को भर्ती किया गया है और 15 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें चिन्हित करके इस वक्त डिवाइस क्लोजर तकनीक के जरिए इलाज किया गया है और इस वक्त डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद है। आईजीआईसी के जो पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, साथ ही डायरेक्टर हैं और बाकी जो नर्सिंग स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, तमाम लोग पिछले 48 घंटे से इलाज में जुटे हुए हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी राहत की बात है और सरकार द्वारा जो उपलब्ध कराया गया है निःशुल्क इलाज कराने का, ये बहुत ही राहत की बात है। और हम लोग 19 बच्चों को यहाँ भर्ती किए थे, जिनको हम लोग पहले ही चिन्हित किए हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ बच्चों को इस लायक फिट नहीं पाया गया कि डिवाइस क्लोजर के माध्यम से उनको। आगे देखिए जोहार झारखंड।